नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम तेज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगले 7 दिनों तक ऐलान किया है धरना का। साथ ही साथ ममता बनर्जी पर किस तरह के बड़े आरोप भी लगाए हैं, इसको भी बताएंगे। इसी के साथ होगी बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है ये भी आपके सामने लेके आएंगे। इसी के साथ देश भर में बारिश का एक तरह से जो कोहराम है वो तमाम राज्यों में किस तरह से बारिश और साथ ही साथ इससे बचाव कार्य किस तरह के चल रहे हैं वो भी आप तक लेके आएंगे। लेकिन उनसे पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण के नामांकन में दिखी थी जबरदस्त भागीदारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का एक और प्रहार। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। राजौरी में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। तेज हुई कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग। भाजपा का आज से कोलकाता में 7 दिनों का धरना। सीएम ममता के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक, कहा न्याय नहीं बदला है ममता की प्राथमिकता। बारिश बाढ़ के कहर से गुजरात बेहाल। प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर ली स्थिति की जानकारी। 2 दिन भारी बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। भारतीय नौसेना की ताकत को मिली और धार। आज बेड़े में शामिल होगी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री ने नौसेना में कराया शामिल। पेरिस पैरालंपिक में आज तीरंदाजी, बैडमिंटन और साइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। और बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुंछ, रियासी और राजौरी 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होना है। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 चरणों में चुनाव में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद, यानी 2019 में जब 370 निष्कासित की गई, उसके बाद से 10 साल के बाद अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह से अतीत रहा है जम्मू कश्मीर का चुनाव के लिहाज से भी, चाहे वो बहिष्कार की बात हो या फिर जनता की भागीदारी जिस तरह की रही है, उसे देखते हुए ये चुनाव बेहद अहम है। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, अभी आएंगे गठबंधनों पे राजनीतिक पार्टी क्या किस तरह से देखती है, लेकिन किन किन लिहाज से ये चुनाव पिछले 10 साल पहले जो चुनाव होते थे उनसे अलग दिखाई दे रहा है? देखिए ऋतु, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग हैं। पहले राज्य की स्थिति थी,
पहले की सियासत भी अलग थी और आज की सियासत भी अलग है। पहले के मुद्दे भी अलग थे और आज के मुद्दे भी अलग हैं। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि 10 साल पहले जो था, अब वो करीब करीब पूरी तरीके से बदल गया है। एक तो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो डेवलपमेंट के प्रति उनका जो झुकाव है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक चीज़ और उनको समझ में आई है कि जो देश की मुख्य धारा में शामिल होने का जो आनंद है, वो उन्होंने जो इस समय लिया है, ख़ासतौर से टूरिज़्म को लेकर जो यहाँ पर एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। हमने हर सेक्टर में, चाहे वो होटल के लोग हों, शिकारा के लोग हों या टैक्सी ड्राइवर्स हों, सभी लोगों में इस बात की संतुष्टि रही है कि पिछले समय कोविड के बाद जो यहाँ पर इस परिस्थितियाँ बनी हैं, ख़ासतौर से 370 हटने के बाद, वो सभी इस बात से संतुष्ट हैं। शांतिपूर्ण माहौल में सभी ने अपने घर परिवार की आमदनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये जो मुद्दे हैं वो बहुत तरीके से रीडिफाइन हुए हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी रीडिफाइन हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि गठबंधन की बात हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन हाँ, बदला हुआ माहौल जैसे कि आपने पूछा तो बेहद बदला हुआ है। और एस्पिरेशन मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और इसके आधार पर लोग अब एक नई सियासत में नए समीकरण भी तलाश रहे हैं। ठीक ऋषि, जो जो आप कह रहे हैं ऋषि कि एक बड़ा बदलाव आप कहते हैं कम दिखाई दे रही है। जी ऋषि, आप कह रहे हैं कि 10 साल में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है, विकास के लिहाज से, लोगों के एस्पिरेशंस के लिहाज से, पॉलिटिक्स और एक तरह से जनता की सोच एक रीडिफाइन हुई है। क्या पहले चरण का, जिस तरह से 18 सितंबर को मतदान है, पर्चे भरे जा चुके हैं, उसमें भी जो लोगों की भागीदारी रही है, ये कहा जा रहा है कि इस भागीदारी ने ही बता दिया है कि लोगों ने किस तरह से राजनीति को भी, जो आप कह रहे हैं कि एक नई सोच, एक नए तरीके से सोचना प्रारंभ किया है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, लोग ही तय करते हैं कि उनका जो इलाका है, उनका जो राज्य है, उनका देश है, वो कैसा होगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो बढ़ चढ़कर भागीदारी की है, उसने यहाँ की सियासतदारों के, जिसे कहते हैं कि उनके परसेप्शन को चेंज कर दिया है। अब वो एक तरीके से बाध्य हैं जनता के अनुसार बिहेव करने के लिए। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तमाम अलगाववादी जो नेता हैं, वो भी भारत के संविधान के तहत जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें शामिल होकर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है ये बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों में बदलाव है। अब लोग समझ चुके हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है और किस तरीके से उनका जो सियासत है वो उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकती है। जहाँ तक गठबंधनों की बात करें तो कांग्रेस ने, एनसी ने और लेफ्ट ने एक गठबंधन जरूर कर लिया है, लेकिन अभी भी पीडीपी की स्थिति है। अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, लेकिन क्या होगी अभी कहना मुश्किल है। वहीं बीजेपी ने विशेष रणनीति के तहत इस बार के चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने देखा है कि जो बदलाव खासतौर से कश्मीर के इलाके में हुआ है, उसको वो एक तरीके से राजनीतिक बदलाव के रूप में एक एनकैश करना चाहते हैं कि अगर वो खुश हैं तो क्यों ना उम्मीदवार के रूप में उन्होंने इस तरीके के उम्मीदवार दिए हैं जो जनता के बीच में पॉपुलर हैं। तो अगर बीजेपी की रणनीति सही रहती है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी कवायद यही है कि कैसे कश्मीर के इलाके में अपनी जो बढ़त है उसको बढ़ाई जाए। क्योंकि जम्मू में हमने देखा है कि पिछली बार उन्होंने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था और जम्मू में जो उनकी जो बढ़त थी, एक तो उन्हें वो बना के रखनी है, दूसरा कश्मीर के इलाके में अपनी बढ़त को आगे ले जाना है। तभी वो एक अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। क्योंकि पीडीपी की स्थिति अलग है, एनसी की स्थिति अलग है, क्योंकि वो तो अलायंस में ही है। तो ऐसे में कोई भी स्थिति बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ निर्दलियों के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ने की हो सकती है। तो ऐसे तमाम निर्दलीय हैं। हमने देखा था कि कश्मीर में जब एक सांसद निर्दलीय हो सकते हैं तो बाकी विधायक के तौर पर भी क्या परिस्थिति बनेगी, ये बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल ऋषि, एक ऐसा अलायंस जो अलग अलग चुनाव भी लड़ रहा है। पीडीपी में महबूबा मुफ्ती का न चुनाव लड़ना, अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारना, क्या ये एक रणनीति के तौर पर एक सामान्य रणनीति दिखाई दे रही है, या जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरों को जनता ने हरा दिया, ये एक तरह से संकेत भी लिया है पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती ने, और चुनाव से बाहर रहने का निर्णय किया? बिल्कुल, देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही आकलन कहा जा सकता है। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जैसे हम बात कर रहे थे, उसको जनता ने नकार दिया है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं हारी हैं, जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी हारे हैं।
तो उन सबको समझ में आ रहा है कि जनता के सामने अब पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया है महबूबा मुफ्ती ने। ये मुझे लगता है उनकी रणनीतिक तौर से इस बात को संकेत देता है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो नई सियासत है उसमें नए चेहरों को ही आगे तरजीह देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अभी तक जो अलायंस है उसको लेकर भी उन्होंने अभी अपने पत्ते पूरी तरीके से साफ नहीं किए हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस और एनसी अगर उनके मुद्दों को समाहित करते हैं अपने साथ तो वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो अभी उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ उनका सियासत में इधर वजूद है, ये तो उन्होंने पूरी कोशिश की है। और इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार को, अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतार कर ये साबित किया है कि वो अभी राजनीति में उनकी जो पार्टी है वो नए तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है, वो उन्होंने हार नहीं मानी है। तो ये जो नए समीकरण हैं, नई परिस्थितियां हैं, वो बताती है कि कश्मीर में किस तरीके से ये जो चुनाव है बेहद अभूतपूर्व है। और इसकी पूरी चर्चा मुझे लगता है पूरे देश में चर्चा होने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव इस बार होने जा रहा है। जी ऋषि, पूरे देश में तो ये चर्चा होगी ही, बल्कि विदेश की भी नजर रहेगी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। ऋषि, कई लिहाज से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का जब जिक्र आया, अगर संयुक्त राष्ट्र तक भी जम्मू कश्मीर का अगर मसला पहुंचा है तो बहुत सारे देशों की नजरें होंगी जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पे, क्योंकि 10 साल में एक बड़ा बदलाव देखा गया। 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। और तब जब मैनिफेस्टो में जिन दलों की आप एक तरह से क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का गठबंधन, ये बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कितना मजबूत पकड़ जम्मू कश्मीर में है। लेकिन क्या 370 को हटाना और 370 को बहाल करना, ये जो दो चीजें हैं, ये चुनाव को दो हिस्सों में सीधे सीधे बांट रही हैं, बीजेपी वर्सेस अदर्स। बिल्कुल, देखिए बीजेपी वर्सेस अदर्स तो ये चुनाव पूरी तरीके से हो ही चुका है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि कश्मीर के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए गए हैं, तमाम विश्लेषकों ने उसको पुरानी भूल भी कहा। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर जो नया परिदृश्य है कि 370 हटने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के बाद जब लोगों ने उसको लोकसभा चुनाव में परिलक्षित किया कि उनकी भागीदारी बढ़ चढ़कर है और वो डेमोक्रेसी में ही विश्वास करते हैं, तो उसके बाद एक भरोसा कम से कम चारों ओर फैला। और चुनाव आयोग के लिए तो बहुत ही उत्साहजनक था, क्योंकि उन्होंने इस बार इस बात को कहा कि हमें पिछले आंकड़ों से आगे बढ़ना है, यानी कि वोटर टर्नआउट। लेकिन जो सियासत है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जम्मू कश्मीर पर नज़र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राज्य है वो स्थानीय चुनाव है। अभी तक जो चुनाव हुआ वो लोकसभा का चुनाव था। तो स्थानीय मुद्दों के इतर क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने अभी तक जनता के साथ जो भी कम समय में चीज़ों को जानने की कोशिश की है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और जो एस्पिरेशंस हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और टूरिज्म का मुद्दा है, ये सब मुद्दे अब ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं वनस्पत अन्य मुद्दे जो पहले हुआ करते थे। और इसमें सियासत ने इस बात को समझ भी लिया है, इसी वजह से अलग अलग तरीके से वायदे भी हो रहे हैं। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ऋतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बीजेपी ने जिस तरीके से गठबंधन पर आक्रमण किया है कि वो उस परिस्थितियों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है, और ख़ास तौर से पहाड़ी जो मांग थी पहाड़ी लोगों की, उसको, क्योंकि एनसी ने कई जगहों पर ये बात कही है कि वो पुरानी स्थिति को लाने के लिए समीक्षा करेंगे अगर उनकी सरकार आती है। हालांकि ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में बड़े फैसले करना राज्य स्तर पर संभव भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने चुनावी मुद्दा ज़रूर उछाला है और बीजेपी ने इसे बहुत ही स्ट्रांगली एक इशू के रूप में आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसका नफ़ा नुकसान भी बीजेपी देख रही है। उन्हें पता है कि उन्होंने जब लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा किया है और अगर कोई पार्टी उस पर कुठाराघात करते हुए दिखेगी तो उससे ज़रूर बीजेपी को इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हमने यूपी तक में महसूस कर लिया है, क्योंकि मायावती भी अब कांग्रेस और एनसी पर अटैक कर रही हैं कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर क्यों उनकी कुदृष्टि है।
तो ये मुझे लगता है एक मुद्दा रहेगा जो आने वाले समय में काफी प्रभावी हो सकता है। जी ऋषि, जिस तरफ आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की जो तमाम आरक्षित सीटें हैं, ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति यानी कि वाल्मीकि समाज, पहाड़ियों को, इन तमाम और वेस्ट पाकिस्तान के जितने रिफ्यूजी थे उनको वोट देने का अधिकार होगा, क्योंकि वो लोकसभा में तो वोट देते थे लेकिन विधानसभा में ये अधिकार उनको नहीं दिया गया था। ऐसे में जब हम जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जम्मू संभाग की जो सीटें हैं उन पर इन मुद्दों का क्या अलग असर दिखाई देगा, और कश्मीर संभाग की जो सीटें हैं क्या उस पे ये मुद्दे बड़े मुद्दे के तौर पर नहीं दिखते हैं? देखिए, कंट्राडिक्ट है। जो मुद्दे जम्मू के इलाके में एक पार्टी के लिए मुफीद करने वाले हैं, तो वही मुद्दे जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर उनको नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। यही कंट्राडिक्शन, क्योंकि इलाका दर इलाका ये एनालाइज चल रहा है कि किस मुद्दे को कितना ज़्यादा उछाला जाए। क्योंकि अगर जम्मू में कोई मुद्दा, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इस बार 370 हटने के बाद रिजॉल्व हुए हैं, उनसे क्या कश्मीर के लोगों पर असर है, और अगर असर है तो वो किस हद तक है, ये असेसमेंट भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस और एनसी ने इस बात को उछाला है, तो मुझे लगता है कि वो इस संभाग में बढ़त को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि जम्मू संभाग में संभवतः उनको इससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस संभाग में, चूँकि कश्मीर संभाग में परिस्थितियां अलग हैं, तो यहाँ क्यों ना इस मुद्दे को उछाला जाए। तो ये दोनों इलाकों के हिसाब से, लेकिन वही स्थिति अगर कांग्रेस को देखनी है, अगर वो जम्मू में जाती है तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो दोनों इलाकों में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसको अभी चेक एंड बैलेंस होना बाकी है। जी 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 ऋषि, जम्मू कश्मीर के मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो अगर एनसी और पीडीपी अपने मैनिफेस्टो में या अपने मुद्दों की जब बात कर रहे हैं तो वो लगातार 370 की ही बात कर रहे हैं कि उसे वो लोग बहाल करेंगे या उसको लेकर पहला प्रस्ताव उनका यही होगा, ये वो जनता के बीच में कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 370 2019 में हटाने के बाद से 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर रोजगार है, यूथ का पार्टिसिपेशन है, मेन स्ट्रीम में शामिल करना है और आतंकवाद पर नकेल कसना, ये जो 5 मुद्दे बड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर में बदलने के लिए, तो आवाम, जिसमें यूथ एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आज वो यूथ जम्मू कश्मीर से बाहर भी जा रहा है, तमाम उन्हें अवसर मिल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी लाइन बहुत साफ कर दी है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों को एक बार फिर कट्टरपंथ कहें या फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर के 370 के एजेंडे को लेके ही चलनी उनकी मजबूरी हो गई है? देखिए ऋतु, जो कश्मीर और जम्मू का जो इलाका है, दोनों में जो हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस बात को एनालाइज कर रही हैं कि किस मुद्दे से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है आईएनसी कांग्रेस ने इस बात को एनालाइज किया होगा। अब ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि उनका असेसमेंट क्या है। इसी वजह से उन्होंने 370 को लेकर इस तरीके की बयानबाजी है कि वो इसको बहाली की ओर आगे बढ़ सकते हैं या आरक्षण के मुद्दे पर वो उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। खुलकर जो बात है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, एनसी ज़्यादा खुलकर कर रही है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इसमें वो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि इस इलाके में अगर उनके पास बढ़त है तो वो ज़्यादा मजबूत हो। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था, एक तरफ पीडीपी ने जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर बड़ी तादाद में सीटें जीती थी, तो वही जम्मू के इलाके में बीजेपी ने जीती थी। इस चीज़ को एनसी और कांग्रेस चाहती है कि, मुझे जो लगता है, मेरा असेसमेंट यही है कि वो चाहती है कि कश्मीर संभाग में वो सभी सीटों पर बढ़त बनाए ताकि वो मैदान में आकर प्रमुखता से लड़ सके और सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ सके। तो वही जम्मू के इलाके में बीजेपी को पता है कि उन्होंने पिछली बार जो सफलता हासिल की है उसी सफलता को दोहराया जाना है, लेकिन इसी सफलता के साथ उन्हें यह भी तय करना है कि जो कश्मीर का इलाका है वहां पर सफलता कैसे हासिल की जाए। तो जो परिस्थिति है, जैसे अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो एक तरीके से ऐसा परिणाम था जो टाई की पोजीशन में था, और इसी वजह से पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर मजबूरन सरकार बनानी पड़ी, जो पहले धुर विरोधी थे और एक बार फिर से धुर विरोधी हो चुके हैं। तो पूरी की पूरी जो परिस्थिति है वो दोनों ही इलाकों को असेसमेंट करके वहां से ज़्यादा फायदा लेने की है, और इसी वजह से एनसी
ज़्यादा उग्र है बनस्पत कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जम्मू में कुछ उसे फ़ायदा मिले। और इसी वजह से जो बीजेपी की रणनीति है वो जो पहाड़ी इलाके हैं, जो जम्मू का इलाका है, लेकिन वो एक विशेष रणनीति के तहत कश्मीर के इलाके में भी जो तमाम उम्मीदवार हैं, जिसमें हमने देखा था जो लिस्ट आई थी उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों की भी उन्होंने लिस्ट में शामिल किया, तो उसके जरिए बीजेपी चाहती है कि कश्मीर के इलाके में अच्छे उम्मीदवार देकर कुछ सफलता हासिल की जाए। बिल्कुल, तो भारतीय सरकार जनता बनाने पार्टी के ने लिए जम्मू वो आगे कश्मीर बढ़ के पाएंगे। चुनाव के लिए, तो ऋषि, दोनों जिस ही तरह से आप खेमे बता रहे हैं कि अपने कश्मीर संभाग के लिए एक अपनी अलग रणनीति तय की है, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प लगातार दिख रहा है। जिस तरह से गठबंधनों के लिए भी मुश्किल हो रहा है कुछ तय करना, हालांकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, लेकिन गुपकार एक जो पूरा एक संगठन था, या गुपकार का जो पूरा एक तमाम छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक संगठन बनाया गया था, वो किस तरह से आगे इस चुनाव में बढ़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य की आर्थिक बदहाल की एक बार फिर पोल खुली है। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति की फिर से एक बार पोल खुल गई है। बुरी तरह चरमराई हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और ये क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सीपीएस और चेयरमैन 2 महीने तक नहीं लेंगे वेतन भत्ते। ये दिखा रहा है कि किस तरह से वित्तीय परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की अब चरमरा रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वेतन व भत्ते विलंबित करने की घोषणा की है। सभी विधायकों से भी वेतन भत्ते विलंबित करने का आग्रह किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश की जो स्थितियां चल रही हैं, उस पर एक तरह से खबर आई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपना वेतन विलंबित करने की अपील की है, घोषणा की है उन्होंने। हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं संवाददाता धर्म प्रकाश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री को आखिर क्यों ये कहना पड़ा और क्या है ये पूरी खबर? जी देखिए, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो लंबे समय से खराब चल रही है। आप जानते हैं कि हिमाचल सरकार, अभी की जो प्रदेश कांग्रेस सरकार है, वो जब से सत्ता में आई है तब से बार बार आर्थिक संकट का जो एक तरह से रोना रोया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और उसके ऊपर आपदा की वजह से इस बार जो 31 जुलाई की रात को प्रदेश के 3 जिलों में जो भारी तबाही हुई है, उसकी वजह से और ज्यादा पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था नजर आई है। और उसके बाद अब ये प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये एक तरह से फैसला लिया गया है। साथ ही अपील भी की गई है। अभी के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, साथ ही जो सीपीएस हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं, इसके अलावा जो निगम है, जितने भी उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनसे उनकी जो 2 महीनों का जो वेतन है वो विड्रॉ करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो बाकी के पक्ष और विपक्ष के अन्य विधायक हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है, अपील की गई है कि वो भी इस तरह का फैसला, इस तरह की पहल कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिकी है, उस पर एक तरह से बड़ा संकट, खुद सरकार ये दावा करके आई है कि बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों के मुद्दे, क्योंकि प्रदेश में अलग अलग तबका ऐसा है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, धरने दे रहा है। कर्मचारियों के कई जगह जो छठे वेतन आयोग के तहत जो एरियर्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। साथ ही साथ जो भुगतान है पिछले 6-6 सालों से, 7-7 सालों से, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के खुद के खर्चे इतने ज्यादा है, ये भी कहा जा रहा है कि खुद सैलरीज देने तक के लिए सरकार के पास अब जो संकट है वो सरकार पर पड़ रहा है। तो ऐसे में सुक्खू सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है, 2 महीनों तक टालने की कोशिश की गई है, क्योंकि 85,000 का करोड़ का जो कर्ज है वो प्रदेश सरकार पर ऑलरेडी चल रहा है। और ये भी अब नौबत आने लगी है कि कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा कर्ज लेने पड़ रहे हैं। और विपक्ष तो बार बार ये इसको लेकर सरकार को घेरता नजर आ ही रहा है। इसके अलावा जो राजनीतिक हमले हैं वो भी लगातार जारी है। विधानसभा का जो मॉनसून सेशन है, मॉनसून सत्र है, वो इन दिनों चल रहा है और आज भी इसी मसले को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ है। शराब पॉलिसी, शराब घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की है। और जहां तक वित्तीय स्थिति की बात है तो भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि जो हालात प्रदेश में बन रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि एक तरह से फिजूल खर्ची के भी आरोप कांग्रेस की तरफ से भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं सरकार पर। और फिजूल खर्ची अब इसमें चाहे जो मुख्यमंत्री के खुद के जो मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन हो, या फिर दूसरे जो भत्ते हैं, या फिर दूसरी सुविधाएं जो मंत्रियों को मिलती हैं, सीपीएस को मिलती है। सीपीएस का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी सरकार लगातार निशाने पर रही है विपक्ष के। तो फिजूल खर्ची इसके लिए वजह माना जा रहा है।
सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आपदा की वजह से ऐसा हुआ है, और भाजपा और केंद्र से भी मदद ना मिलने का जो आरोप है वो भी प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार लगाया जाता है। हालांकि पिछले कल ही अपने संबोधन में जयराम ठाकुर, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ किया था कि प्रदेश को आपदा की स्थिति में बीते साल और इस साल भी केंद्र से भरपूर मदद मिली है। अलग अलग किश्तों में केंद्र सरकार की तरफ से आपदा से निपटने के लिए जो मदद दी गई है उसका भी ब्यौरा जयराम ठाकुर ने खुले तौर पर सदन के अंदर औपचारिक रूप से पेश किया है, सामने रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के ऊपर जो सरकार का जो कहना है कि आर्थिक संकट प्रदेश में है, उसके लिए बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पिछली सरकार की नीतियां हैं उसको लेकर भी सरकार हमलावर है। लेकिन अभी की स्थिति, अभी की वास्तविकता ये है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, सरकार ये मान चुकी है, एक बार नहीं कई बार मान चुकी है, और इसके लिए जो राजनीति का दौर है, बयानबाजी का दौर है, वो लगातार जारी है। धर्म प्रकाश, विधानसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना कि वो सैलरी नहीं लेंगे, और इस तरह की बात कुछ महीने पहले उनके अपने सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने भी इस बात का जिक्र किया था। यानी कि कुछ महीने पहले से इस बात का संकेत बहुत साफ मिलने लग गया था कि किस तरह के वित्तीय संकट में हिमाचल प्रदेश जा रहा है। ऐसे में आज जब ये स्वीकार किया जाता है विधानसभा में, जनता इस खबर को देखकर क्या सोचेगी? यानी कि इस संकट का अब असर, इसकी आग अब जनता तक पहुंचेगी, और क्या बड़े कारण बताए हैं मुख्यमंत्री सुक्खू ने? देखिए, इसकी आग जनता तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि जो आए दिन प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो अब कोई नई बात अब नहीं रह गई है। अभी विधानसभा पिछले कल की अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षक संघ का यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बाहर देखने को मिला है। विधानसभा की घेराव की उन्होंने कोशिश की है, भर्तियों को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो 1000 से ज्यादा पद विज्ञापित किए गए थे, और उनका तो ये भी कहना है कि इसके लिए बाकायदा बजट तक एलोकेट कर दिया गया था, फिर भी सरकार इससे पीछे हट रही है और उन भर्तियों को डिले किया जा रहा है, जानबूझकर कानूनी दावपेच में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उधर जो एम्प्लॉइज हैं, अगर सेक्टर के एम्प्लॉइज, अगर सचिवालय कर्मचारियों को अगर देख लें, वो बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो एरियर्स हैं उनके भुगतान में सरकार जो है वो जानबूझकर देरी कर रही है, जानबूझकर विलंब कर रही है। तो जनता के बीच जो आक्रोश है वो कोई अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का है, और जब से प्रदेश सरकार सत्ता में आई है तब से इसको लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। शुरुआत से ही जब 70-75 हजार करोड़ का कर्ज उस वक्त, अगर हम 1.5 साल पहले की बात करें, जब प्रदेश कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, तब से लेकर अभी तक लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति के खराब होने के दावे मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता करते आ रहे हैं, और इससे निपटने के लिए कई कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं प्रदेश सरकार को। मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा था कि उन्हें मजबूरी में ये जो फैसले हैं, कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, और इसके जो परिणाम है वो जल्दी ही सामने आ जाएंगे। कड़े फैसलों की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो प्रदेश में जो मुफ्त बिजली 125 यूनिट तक मिलती थी उसे खत्म करने की बात की गई थी। साथ ही साथ जो बसों के किराए को लेकर, क्योंकि महिलाओं को मुफ्त यात्रा 50% का डिस्काउंट दिया जाता है, उसको लेकर भी संशोधन की बात की जा रही है। इसके अलावा भी जो पानी के बिल हैं, हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई अपने तरफ से कई ऐसे कारण गिनाए हैं जिन्हें वो जिम्मेदार मानते हैं वित्तीय संकट, या जो इस समय हिमाचल प्रदेश जिस वित्तीय संकट से गुजर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री को विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन ही आकर ये कहना पड़े कि अगले 2 महीने तक न वो सैलरी लेंगे न उनके मंत्री सैलरी लेंगे, तो ये एक बड़ा ऐलान है। किसी भी राज्य की खराब वित्तीय स्थिति की सोचने की जरूरत है। हालांकि विपक्ष ने आबकारी नीति को लेकर भी बड़े घोटाले का आरोप लगाया है और आज वॉकआउट भी किया है सदन से। इस खबर पर आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हरियाणा की बात करने से पहले आइए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद होगी बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शरीक होंगे।
माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। इस बीच पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए आज उनके आवास पर मिले। और इस खबर पर शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी सबकी नजरें हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की एक सख्ती दिखाई थी लोकसभा चुनाव में, क्या उसी तरह की सख्ती दिख सकती है विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के लिए 90 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा के समय, यानी कि तमाम लोगों के टिकट कट सकते हैं क्या? ये देखिए, बीजेपी में जो एक प्रक्रिया दिख रही है पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से राज्य दर राज्य, कि नए लोगों को जितना संभव हो उतना मौका दिया जाता है और उसमें भी युवाओं पर जोर रहता है। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा में बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को और खासतौर पर युवा उम्मीदवारों को मौका मिलने जा रहा है। मंथन का दौर हुआ 2 दिन, जो राज्य चुनाव समिति की बैठक वो हरियाणा में हुई थी। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। जेपी नड्डा के घर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श हुआ और जो चुनाव प्रभारी हैं जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। तो हम देख रहे हैं कि मंथनों का दौर जारी है। आज शाम को बैठक होगी। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आई है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, बीजेपी ये मानती है, जो फीडबैक जो बीजेपी को मिलता है, तो ऐसे कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत मिले हैं। वो संख्या कितनी होगी, लेकिन क्या वो संख्या ज्यादा होगी या फिर सीमित तौर पर टिकट काटे जाएंगे, इसको लेकर मंथन हुआ है। लेकिन एक पार्टी को फीडबैक मिला है कि जरूरत है कि कई सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे जाएं, चेहरे में बदलाव किया जाए, तो उसको लेकर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरे दलों की जो रणनीति है, हमने देखा है कि बीजेपी जब टिकट वितरण करती है तो तमाम पहलुओं को ध्यान रखती है कि जिताऊ उम्मीदवार हो, साथ ही साथ संगठन के लोगों को जगह मिले, युवा लोगों को जगह मिले। तो आज इन सब पर जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें एक तरह से मुहर लगनी है, अंतिम मुहर लगनी है, क्योंकि विचार विमर्श का एक लंबा दौर राज्य चुनाव समिति की बैठक में और फिर कोर ग्रुप की बैठक में पूरा हो जाता है। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले जो बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी पिछले भी राज्यसभा विधानसभा चुनाव में करती रही है राज्यों में, वो ये दिखता है कि मुख्यमंत्री का बदलाव करती है। सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनके पुत्र पौत्रों को वोट देने में, टिकट देने में भी एक बार का मतलब एक कड़ा मंथन करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हरियाणा को लेके एक अलग रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनाने जा रही है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या गैर जाट वोटों को एक तरह से घेराबंदी करनी, या फिर वो क्या अलग रणनीति है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि लिस्ट जैसे ही सामने आएगी उसमें वो दिखाई देगा? देखिए, पहली बात तो हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हुआ था कुछ समय पहले जब मनोहर लाल खट्टर केंद्र की राजनीति में बाद में लाए गए। उसके बाद हमने देखा कि नया नेतृत्व मिला हरियाणा में और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव हुआ। तो वो एक पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि टिकटों में भी वो काफी बदलाव होगा। ये सही है कि हरियाणा में 2 तरह की एक राजनीति होती है, एक जाट राजनीति और गैर जाट राजनीति। और हमने देखा कि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तब ये कहा गया था कि बीजेपी गैर जाट जो वोट बैंक है उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि जनता को ये बताया जाए कि हरियाणा में कुछ परिवारों का कब्जा रहा है। अगर बीजेपी की सत्ता छोड़ दे, उससे पहले कांग्रेस में देखें तो हुडा परिवार है, उससे पहले आप देखें तो चौटाला परिवार का कब्जा रहा। तो इस तरह से कुछ परिवारों के इर्द गिर्द जो राजनीति रही है उसके इतर बीजेपी में सभी को जगह दी जाती है। खासतौर पर जो संघर्ष करके युवा आते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सभी को साथ लेकर बीजेपी हरियाणा में चलना चाहती है, चाहे वो जाट हो या फिर गैर जाट हो, और एक सभी को अधिकतम भागीदारी मिले।
ये एक रणनीति है बीजेपी की कि किसी एक वर्ग को खास अहमियत केवल नहीं दी जाएगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत दिए गए हैं। तो इसे आप इस तरह से देखें कि कांग्रेस पार्टी पर जो परिवारवाद को लेकर बीजेपी हरियाणा में निशाना साधती रही है, उसका एक जवाब भी आप देखें तो वो पहली सूची के जरिए मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये कहती रही है कि देखिए कि हम संगठन में काम करने और जिताऊ उम्मीदवार की तो निश्चित तौर पर हर कोई राजनीतिक दल ध्यान रखता है, लेकिन बीजेपी ये भी ध्यान रखती है कि संगठन के चेहरे को राजनीति में, चुनावी राजनीति में उतारा जाए, युवा चेहरे राजनीति में आए, वो प्रक्रिया से आए। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं होता है। तो वो भी एक संकेत देने की कोशिश बीजेपी करेगी। पहली सूची जो आएगी, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें संतुलन दिखेगा। अगर आप जाति के हिसाब से देखें जो वर्ग, उसमें भी एक संतुलन दिखेगा और युवा चेहरे भी खुद दिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी बदली हुई रणनीति के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, उसमें कई ऐसी बातें सामने आएंगी और साथ ही साथ इस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद के खिलाफ और उन्होंने ये आह्वान करा कि 1 लाख से ज्यादा युवा राजनीति में आए और वो युवा आए जिनके रिश्तेदार राजनीति में या परिवार वाले राजनीति में नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों की घोषणा करती है तो जिन बातों को प्रधानमंत्री ने रखा उसमें से कितनी उस लिस्ट में दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माचल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि तंगधार सेक्टर में एक आतंकी को मार गिराया गया है। दोनों ऑपरेशन अब भी जारी हैं। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। कुपवाड़ा और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत बीएसएफ के 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इन बांग्लादेशी नागरिकों को गांव ढोलापारा से उस समय गिरफ्तार किया जब वे एक टोटो में हल्दीबाड़ी की ओर यात्रा कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 मोबाइल और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद की गई। बीएसएफ उत्तर बंगाल फ्रंटियर राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को विफल करने और सीमा की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया था। वहीं हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिवसीय धरना दे रही है। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। भाजपा का कहना है कि इंसाफ के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा। कल सीएम ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता की नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विवादित बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बल्कि बदला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान प्रदर्शनकारियों का अपमान है। देखिए, आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है। और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती है कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह होता है। नबन्ना मार्च में हिस्सा लेने वाले संत बलराम बोस की तिरंगा लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोलकाता में छात्रों ने नबन्ना अभियान मार्च निकाला था। छात्रों के इस आंदोलन में एक भगवाधारी संत बुजुर्ग बलराम बोस भी शामिल हुए थे। जब पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की तो संत वेशधारी बलराम बोस प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे।
अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां मर भी जाता तो वहां से नहीं हटता। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कोलकाता विरोध प्रदर्शन के प्रतीक बने इस सन्यासी की कहानी बड़ी रोमांचक है। बलराम बोस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में भले ही बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन उनकी विरासत इतिहास के गलियारों में शुमार है। अपनी इच्छा से साधु बने बलराम बोस की वंशावली उन्हें भारत की कुछ अहम हस्तियों से जोड़ती है। आपको बता दें कि बलराम बोस कोलकाता के पूर्व मेयर कमल बोस के पोते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोस के पुत्र हैं। बंगाल के प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलराम आसानी से आरामदायक जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग चुनते हुए 1 दशक पहले संन्यास लिया। गणित से एमटेक संत बलराम बोस छात्रों को गणित भी पढ़ाते हैं। कोलकाता में करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने सादगी और त्याग का जीवन चुना। सच्ची देशभक्ति और विनम्रता के प्रतीक बने बलराम बोस गर्व के साथ भारतीय ध्वज लहरा रहे थे और सभी को याद दिला रहे थे कि विरासत सिर्फ धन या शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा जीवन में चुने गए विकल्पों के बारे में है। मीडिया से बातचीत के दौरान बलराम बोस ने प्रशासन को मजबूत करने की अपील की। प्रशासन चल रहा है, इनको देखना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का आधा नाड़ी है। इन लोगों का सुरक्षा भी प्रशासन को देना है। अगर प्रशासन इधर फेल कर रहा है, उन लोगों को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रशासन को अपने आप को ठीक करना है और प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद होता है प्रशासन को दिखाना कि तुम इधर गलती कर रहे हो। बलराम बोस जैसे व्यक्तित्व इस आंदोलन के एक तरह से वो प्रहरी कहे जा सकते हैं जो एक पूरा बुद्धिजीवी वर्ग को भी का प्रतिनिधित्व करता है, और जिस तरह के हालात इस समय कोलकाता में हैं उसके खिलाफ निकल के सड़कों पर आ रहे हैं। हमारे साथ उर्मिलेश जुड़ गए हैं कोलकाता से इस कोलकाता की स्थिति पर और बात करने के लिए। उर्मिलेश, भारतीय जनता पार्टी अगले 7 दिन तक धरने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। किस तरह से बीजेपी अभी भी इस पूरे मामले को और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए यहाँ पर जो तमाम घटनाक्रम रहा है लगातार पिछले दिनों का, वो जो है हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। और कल की जो घटना हुई है 12 घंटे के बंद के बाद, उसके बाद जो है तमाम जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है, एक तरफ जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ के बंगाल के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आम लोग यहाँ पर हैं, वो बंद के समर्थन में सड़कों पे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टीएमसी के जितने भी समर्थक थे वो इस बंद के खिलाफ थे। ऐसे भी यहाँ पर देखा गया कि एक तरफ जहाँ इस सत्ता में एक महिला काबिज है और एक महिला के साथ ही यहाँ पर एक दुराचार होता है, इतनी विभत्स घटना होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है सत्तासीन ममता बनर्जी की जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं उदासीन पूर्ण रहा इस पूरे घटनाक्रम पर। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का आज धरना चल रहा है। ये बताया गया कि ये 7 दिनों तक ये धरना चलेगा और इस बीच तमाम रणनीति तय की जाएगी आंदोलन की। हमारे साथ खुद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता है ऋतु, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज से आपका धरना शुरू हो रहा है, क्या कुछ इसकी रणनीति है आपकी? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। हम लोग जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं एवं जो हमारी डॉक्टर थी जिनको बलात्कार करके मार दिया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए ये धरना सभा आज से 29 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ पे हम लोग धरना पे बैठेंगे और ममता बनर्जी से न्याय मांगेंगे। जिस तरीके से कल के जो बंद के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई है, तमाम जो है इतना था कि गोली फायर भी हुई है, उसको लेकर के बीजेपी कितना आक्रामक है, आगे इस आंदोलन के क्या और आक्रामक होने की संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है वो ये आम जनता का आंदोलन है पश्चिम बंगाल का, और रहा छात्रों का जो आंदोलन था, जो छात्रों को बेवजह का अरेस्ट कर लिया गया, हमारे नेता श्री सुकांतो मजूमदार जी के नेतृत्व में लाल बाजार घेराव अभियान किया गया, जहां पे सुकांतो दा, हमारे जिला के सभापति श्री तमग्नो घोष जी को टीयर गैस लगा, वो लोग तबीयत बिगड़ के वहां पे गिर गए। वो ये चाह रहे थे
कि जो निर्दोष स्टूडेंट को आप लोग अरेस्ट किए हैं, जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करे थे, उनको छोड़िए। लेकिन ममता बनर्जी में, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के राज्य में पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेलियर है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा कोई प्रोग्राम नहीं करे, आंदोलन नहीं करे। उर्मिलेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, करने के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उर्मिलेश, ममता बनर्जी का विवादित बयान जिस तरह से न सिर्फ बीजेपी कह रही है कि उस बयान को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देख रही है, वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही तक सीमित नहीं है, बल्कि वो केंद्र और राज्य की संघीय ढांचे पर भी एक बड़ा प्रहार और केंद्र को चुनौती है। जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया है, उस बयान के जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर तमाम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज जाने वाले हैं राज्यपाल से मिलने। वो मुलाकात कब है और इस बयान पर आगे किस तरह से बीजेपी बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आज जो है जो शुभेंदु अधिकारी है वो जा रहे हैं राज्यपाल को मिलने के लिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कल जो एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तमाम लोगों ने निंदा भी की है, तो क्या लगता है कब जो है राज्यपाल को मिलने के लिए अध्यक्ष जी जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं, और आगे क्या घटनाक्रम रहेगा? देखिए, कल जिस तरीके से उनका छात्र विंग्स का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जिस तरीके से उन्हें लोगों को, अपने लोगों को, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, उनको उस्काया है कि आप लोग जाके लोगों को मारे, पीटे, अराजकता फैलाए। इसलिए हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी, श्री सुकांतो मजूमदार जी, बिल्कुल उर्मिलेश, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी का विवादित बयान टीएमसी के तमाम समर्थकों और टीएमसी के काडर को उकसाना है मौजूदा स्थिति में। देखते हैं इस पर आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है। अभी तक के लिए धन्यवाद। और आगे बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर एक बार कहा है कि अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन कर ताजा हालात की जानकारी ली। और गुजरात में आई भारी आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र की ओर से लगातार राज्य को मदद भेजी जा रही है। राज्य में इस समय 14 टीमें एनडीआरएफ की यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और 22 टीमें एसडीआरएफ और सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक करीब 40,000 लोगों को निकाला गया है। पिछले 2 दिनों में द्वारका में भारी बारिश हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया है। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भी लगातार राज्य में स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पानी में फंसे लोगों के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। खासकर वडोदरा शहर और जिले देवभूमि, द्वारका, जामनगर जिलों में भोजन के पैकेट और पीने के पानी के पाउच और स्वास्थ्य संबंधी दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता जगत रावल। जगत, अभी जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अगले कुछ घंटे भी अभी भारी हैं, भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। ऐसे में राहत कार्यों पर जो काम चल रहा है उस पर असर पड़ सकता है। किस तरह की तैयारी या किस तरह से उससे निपटने की तैयारियां की जा रही हैं? खास करके मैं बात करूं तो गुजरात में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। एक भी जिला ऐसा नहीं है कि जहां पे बारिश ना हो। पूरा का पूरा गुजरात जो है वो रेड जोन में अभी दिखाई दिया जा रहा है। तो बारिश इतनी बड़ी आ रही है कि पानी का निकाल होना भी मुश्किल हो चुका है। हेलीकॉप्टर से भी लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है। खास करके जो ऐसे इलाके हैं कि जो पानी से प्रभावित इलाके हैं, वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए बोट का भी उपयोग किया जा रहा है। बोट से भी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। लालपुर, जामनगर जिले के आस आया हुआ एक लालपुर गांव है, वहां से 83 लोगों को, बच्चे महिलाओं के साथ 83 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। अभी सरकार के साथ साथ काफी एनजीओस भी है, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हुआ करती है, वो भी अभी राहत कार्य में जुड़ी हुई है। पूर्व राहत के बचाव कार्य में लोगों को फूड पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।
मगर इतनी बड़ी जगह से सब जगह पे पानी फैल जाने की वजह से लोग भी काफी यातायात जो है वो परेशान है। लोग भी चाह रहे हैं कि वो सेफ जगह पे चले जाए, कि उसको वहां से अच्छा सा खाना मिल जाए, उसको एक बारिश से बचने के लिए एक छत मिल जाए। तो बात करें कि पूरे गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र के जो जिले हैं, जूनागढ़, राजकोट, द्वारिका, जामनगर, पोरबंदर, जो कि समुद्र के नजदीक वाले जिले हैं, वहां पे काफी असर हुई है। जो डैम हुआ करते हैं वो सभी डैम है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उसका जो पानी है वो शहरी इलाकों में भी आ रहा है। शहरी इलाकों में पानी आने की वजह से जो लोग हैं जिसके घर है वो घर आधे घर उसको पानी में डूबे हुए हैं, तो उसकी जो घर के सर सामान है वो भी अभी पानी में डूबे हुए हैं। लोग चाह रहे हैं कि सरकार मदद तो कर रही है, मगर जितनी हो सके उतनी जल्दी ये जो पानी अब भर चुका है वो वहां से निकल जाए तो वो सेफ जगह पे जा पाए। जी जगत, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी तैनात किया गया है। और मिड डे प्राइम में खबरों में आगे आइए बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। गुजरात में लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन्हें देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा खराब हालात कहे जा रहे हैं। और खेल की खबरों की तरफ आइए रुख करते हैं और सीधे चलते हैं सुचित्रा के पास। जी सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल से? शुक्रिया ऋतु। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है तो उससे ही शुरुआत करते हैं। हॉकी का नाम सुनते ही जहन में मेजर ध्यानचंद की छवि सहज ही उभर आती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान ब्रैडमैन का है, वही स्थान हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। आज हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सकें और आगे बढ़ सकें। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री भी मौजूद रहीं। उन्होंने देश के नागरिकों से फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। दिन के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उसकी जन्म जयंती है और मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे वो खिलेंगे। देश के नागरिक फिट रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। और अब बात पेरिस पैरालंपिक की। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक शॉन्स एलिजे में आयोजित हुआ। पैरालंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक रहे। पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। तो पेरिस पैरालंपिक में आज भारतीय पैराथलीटों पर भी नजर रहने वाली है। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा आपका इन तमाम खबरों के लिए।
भारतीय रिजर्व बैंक लगातार ऐसी पॉलिसी, सिस्टम और प्लेटफॉर्म तैयार करने पर काम कर रहा है जो फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत, जुझारू और कस्टमर फोकस बनाएंगे। आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहकों को और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मजबूत डिजिटल सिस्टम से साइबर फ्रॉड के मामलों पर भी लगाम लगेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और इसी के साथ मिड डे प्राइम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र को मजबूत और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए लगातार नई नई नीतियां, सिस्टम और प्लेटफॉर्म तैयार करने में लगा हुआ है। आरबीआई के 90वीं वर्षगांठ के मौके पर बंगलुरु में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई के सफर को शानदार बताया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित सम्मेलन में दुनिया भर के आर्थिक संस्था से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई लगातार अपने सफर को बेहतर बना रहा है। आरबीआई जल्द ही ऋण की सुविधा के लिए देश भर में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूएलआई शुरू करने की तैयारी में है। इसके जरिए किसानों और एमएसएमई को बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक सुगम और सहमति आधारित डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। इससे खास तौर पर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वाले लोगों को ऋण मंजूरी में लगने वाला समय भी कम होगा। By digitizing access to customers' financial and non-financial data that otherwise resided in disparate silos, ULI, that is Unified Lending Interface, is expected to cater to large unmet demand for credit across various sectors, particularly for agricultural and MSME borrowers. Based on our experience from the pilot project, a nationwide launch of the ULI will be done in due course. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्राहक के वित्तीय और गैर वित्तीय डेटा तक पहुंच को डिजिटल बनाकर यूएलआई से विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ऋण की बड़ी अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सही समय पर यूएलआई सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज।